हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यू कैम्ब्रिज स्टडी में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, कक्षा 9 से 12 तक में एक चीज़ है जो आपको हमेशा परेशान करती है और ज़्यादातर बच्चों का दुख दर्द यही रहता है, तकलीफ़ यही रहती है कि सर ये जो टॉपिक है ये बहुत समझ में नहीं आता है, मतलब इसका नाम कैसे लिखें। यानी आयनिक यौगिकों का जो हमने आज हेडिंग डाल रखी है, आयनिक यौगिकों का नामकरण, तो आयनिक यौगिकों को लिखते कैसे हैं, फिर उनको याद कैसे रखते हैं, ये मुसीबत बनी रहती है क्लास 9, 10th, 11th, 12th में भी और इसके पहले और इसके बाद में भी। तो आज हम इस चीज़ को यहाँ पर बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से अपनी नोट्स बना लीजिएगा और जो लोग 12th में हैं या 9th में हैं, 10th, 11th में हैं, वो लोग इस चीज़ को अपने दिमाग में बहुत अच्छे से सेट करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें आयनिक यौगिक की, तो आयनिक यौगिकों का नामकरण कहना है तो सबसे पहले हम इसमें एक चीज़ छिपा हुआ है, आयन। क्या छिपा है? आयन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि आयन क्या होगा, फिर आयन से ही बन जाएगा आयनिक। और जो आयनों से, ऐसा यौगिक जो आयनों के थ्रू बनेगा, आयनों के साथ मिलकर बनेगा या आयनों से बनेगा, उसको हम लोग आयनिक यौगिक कहेंगे। तो आयनिक यौगिक कौन होगा? आयनों से बने यौगिकों को आयनिक यौगिक कहोगे आप। चलिए साहब, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि आयन किसे कहते हैं। सबसे पहली चीज़, आयन क्या होती है? तो देखिए, आप सबसे पहले ध्यान दीजिए कि परमाणु, किसी भी तत्व का जो परमाणु होगा वो कैसा होता है? वो होता है उदासीन। कैसा होता है वो? उदासीन होता है। अब एक छोटी सी बात है कि कोई उदासीन कब होगा? कोई भी चीज़ उदासीन कब होती है? जब उसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में क्या हो? इक्वल हो। ठीक है, तो अब पॉजिटिव चार्ज हमको किसी परमाणु के उदासीन होने का मतलब उसका जो पॉजिटिव चार्ज है। अब देखिए, आप जो 9th में हैं वो इसलिए नहीं समझ पाते इसको क्योंकि इसका नियम अगले चैप्टर में दिया है और उपयोग पहले कर लिया है। नियम बाद में बताया है, उसका यूज पहले कर लिया है। तो देखिए, नियम जान लीजिएगा कि जो परमाणु है उसमें बीच में धनावेश होता है और किनारे किनारे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो जितना चार्ज बीच का होगा, यहाँ पर जितना धनावेश होगा, अच्छा धनावेश होता किसके वजह से है? तो वो होता है प्रोटॉन की वजह से। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है? बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाता है। मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है और ये बाहर चक्कर लगाएगा, तो ये सब क्या है? ये सब इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या आता है? इलेक्ट्रॉन होता है ऋणावेशित, तो इलेक्ट्रॉन ऋणावेश होता है एक। ठीक है, तो अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर है तो वो क्या होगा? यानी अगर हम यहाँ लिख दें नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी प्रोटॉनों की संख्या और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर बराबर है तो वो चीज़ क्या होगी? वो परमाणु उदासीन होगा। करेक्ट? अच्छा सर, जब वो उदासीन होगा तो अब देखिएगा ज़रा, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो चेंज हो नहीं सकता। चेंज क्या हो सकता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी प्रोटॉन नाभिक से नहीं जा सकता, इलेक्ट्रॉन खाली आना जाना करेगा। यानी इलेक्ट्रॉन कहीं से निकलेगा या इलेक्ट्रॉन आएगा। तो अब देखिए, जो आयन होगा वो क्या होगा? जो आयन होगा, अभी तक तो आपने जाना परमाणु उदासीन होता है और इस तरह से होता है। तो आयन क्या होगा कि जब इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, किसी भी परमाणु से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, मान लीजिए ये जाएंगे या फिर यहाँ पर कहीं से आएंगे, या इलेक्ट्रॉन कहीं जाए या इलेक्ट्रॉन आए इस परमाणु पर, तो वो किस रूप में कन्वर्ट होगा? फिर वो आयन के रूप में कन्वर्ट होगा। और सवाल ये आता है कि ऐसा करता क्यों है? आखिर इस इलेक्ट्रॉन को जाने की क्यों जरूरत पड़ी या इस इलेक्ट्रॉन को आने की क्यों जरूरत पड़ी? तो इसका सवाल आप देखेंगे, इस सवाल का जवाब जो है वो ये है कि बोरबरी नाम के दो साइंटिस्ट थे, नील्स बोर और आपके बरी लास्ट में आता उनके, तो बोरबरी नाम के साइंटिस्ट थे। बोरबरी ने कहा कि परमाणु के बाह्यतम कोश में या बाह्यतम कक्षा में अगर उसके कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। किसको छोड़कर? हीलियम और छोटे परमाणुओं को छोड़कर, छोटे तत्वों के परमाणुओं को छोड़कर। तो अगर छोटे तत्वों के परमाणुओं को छोड़ दिया जाए तो जितने भी आपके तत्व हैं, उनके बाह्यतम कक्षा में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो क्या बोला जाता है? उनका अष्टक पूरा हो चुका है या अष्टक पूर्ण हो चुका है। ठीक है, तत्व है, बोरबरी ने कहा बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसको बोला जाएगा उसका अष्टक पूरा हो गया। और जिसका अष्टक पूरा हो जाता है वो क्या हो जाता है? वो स्थायी हो जाता है और
स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए या स्थायी होने के लिए सभी तत्व क्या करेंगे, अपना अष्टक पूरा करना चाहेंगे। अब देखिए वो स्थायी हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक रूप से, रासायनिक रूप से स्थायी माना जाता है वो तत्व। अच्छा, तो जितने भी आपके जितने भी तत्व हैं वो क्या चाहेंगे, अष्टक पूरा करना चाहेंगे, अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहेंगे। तो इन्हीं 8 इलेक्ट्रॉनों को पूरा करने के लिए, अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉनों को पूरा करने के लिए वो इलेक्ट्रॉनों को लेता भी है और देता भी है, ले भी लेगा दे भी देगा। तो अब देखिए कैसे होगा, जैसे हम मान लेते हैं तो आप पहले एक आयन की परिभाषा लिख लो, है ना, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हो, अदरवाइज आप आयन की परिभाषा पहले देख लो। तो पता चला कि इलेक्ट्रॉनों का लेना देना कहाँ से रिलेटेड है, बोरबरी के नियम से, ठीक है, अष्टक को पूरा करने के लिए। तो आयन की परिभाषा अगर हम लिखें तो आयन क्या होगा, आवेश युक्त परमाणु या परमाणुओं का समूह। अब देखिए आवेश युक्त परमाणु होगा या परमाणुओं का समूह होगा। अब परमाणु में एक हो सकता है, अगर कई सारे परमाणु हैं और उनके ऊपर कोई चार्ज है, जैसे आपने बहुत देखा होगा OH-, ठीक है, या फिर Na+ या फिर Cl-। तो ये क्या है, ये एक परमाणु है जिस पर कोई चार्ज है और ये परमाणुओं का समूह है। इसके अलावा SO4-2 का भी देखा होगा, बहुत सारे आपने देखे होंगे, अभी इन सब पर हम लोग आएंगे। लेकिन ये परमाणुओं का समूह है जिस पर चार्ज है और ये एक परमाणु है जिस पर कोई आवेश है। तो इसको यानी आवेश युक्त परमाणु या परमाणु के समूहों को हम लोग क्या कहेंगे, आयन कहते हैं। और आयन के अलावा अगर वो मूलक भी कहलाते हैं, आयन के अलावा वो क्या कहलाएंगे, मूलक भी कहलाएंगे, जो आपके आयन या मूलक कहलाते हैं, करेक्ट। तो सर अब आयन तो हो गया ये, अब आयन कितने टाइप का होगा, तो बेसिकली जो आयन होता है, जो आयन होगा वो 2 टाइप का होगा। आपको पता है कौन कौन सा, धनायन और दूसरा ऋणायन, धनायन और ऋणायन। अब धनायन यानी जो प्लस दिखाई दे रहा है आपको, ऋणायन यानी जो माइनस दिखाई दे रहा है। अब क्यों ऐसा होता है कि कोई प्लस क्यों बनाता है, कोई माइनस क्यों बनाता है, इस बात पर हम लोग पहले डिस्कशन कर लें, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि धनायन और ऋणायन आयनों के ढेर सारे नाम, ठीक है। तो साहब अगर हम एक एग्जांपल लें, आप मैग्नीशियम देख लीजिए। अब देखिए ये 9th में अगर आप हैं तो आपको ये 4थे चैप्टर में मिलेगा, लेकिन आप पहले समझेंगे सीखेंगे ताकि आपको 3रे चैप्टर में इसका यूज़ पता चल जाए। देखिए मैग्नीशियम है परमाणु एवं अणु, मैग्नीशियम जिसका परमाणु क्रमांक 12 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास K11 के हिसाब से किया जाए तो K कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, L में 8 होगा, M कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि 12 है तो 2 और 8 10 और 2 12। तो सबसे बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम लोग मैग्नीशियम के सबसे बाहरी कक्षा के 2 इलेक्ट्रॉनों को कहीं दे दें, यानी उसको आज़ाद कर दें कि जाओ भाई आप चले जाओ, किसी का जहाँ काम पड़े वहाँ चले जाओ, तो आपके बाहरी कक्षा में कितना बचेगा, सिर्फ 8। तो 8 बचेगा, यानी कि क्या कंप्लीट हो गया आपका ऑक्टेट या जिसको आप अष्टक कहते हो, वो हो जाता है आपका क्या, कंप्लीट हो जाता है। तो साहब आपका ऑक्टेट अगर कंप्लीट हो रहा है ऐसा करने से तो कर दीजिए ना, क्या मुश्किल है। तो आप मैग्नीशियम को 2 इलेक्ट्रॉनों को आप दूसरे को दे देते हैं। देखिए होता क्या है, अभी तो मैग्नीशियम हम उदासीन मैग्नीशियम की संरचना बनाएं, उदासीन मैग्नीशियम की संरचना बनाएं तो कैसा होगा, देखिए ये रहा नाभिक और ये पहली कक्षा जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद ये रही दूसरी कक्षा जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, थोड़ा अच्छे से बनना चाहिए, ये नाभिक, ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा और ये तीसरी कक्षा। तो पहले में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, दूसरी में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और लास्ट वाली कक्षा में कितने हैं भाई, लास्ट वाली कक्षा में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन है। अभी ये क्या है, ये उदासीन है, क्या है, उदासीन है। उदासीन क्यों है, क्योंकि इसके 12 इलेक्ट्रॉन है और अंदर में कितने प्रोटॉन है, यहाँ पर 12 प्रोटॉन है,
और यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल मिला के, तो आप कहोगे 2 8 10 2 12, तो 12 प्रोटॉन है और टोटल कितने हैं 12 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए खेल, मैग्नीशियम ने अष्टक पूरा करना चाहा, मैग्नीशियम ने अपना अष्टक पूरा करना चाहा, तो अष्टक पूरा करने के वास्ते क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा। जैसे इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा तो क्या हो जाएगा, ये पहली कक्षा जिसमें होगा 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा जिसमें कितना होगा 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये तीसरी कक्षा होती, ये तीसरी कक्षा होती 1 और 2 इलेक्ट्रॉन होता, लेकिन अब ये जा चुका है और यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन बचा है, तो अंदर में पहले प्रोटॉन कितना है 12, 12 प्रोटॉन क्यों है, क्योंकि प्रोटॉन तो नाभिक में है, वो तो कहीं जा नहीं सकता, तो 12 प्रोटॉन है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं अभी आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन। अब जरा बताइए 12 प्लस 10 माइनस, तो बताइए 10 प्लस 10 माइनस कट के 0, कितना आपके पास नेट चार्ज बचेगा, +2 नहीं बचेगा, नेट चार्ज पूछ रहा है आपसे, यानी कुल विद्यमान आवेश, तो कुल आवेश कितना बचेगा, 12 में से 10 गया सर, 2 प्लस बचेगा, तो अब ये 2 प्लस किसके ऊपर आएगा Mg+2, इसलिए इसको बोलते क्या, मैग्नीशियम आयन। बात समझ आती है। इसी तरह से सबका होता है और अपने अष्टक को पूरा करने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन दे देता है, अब किसी के लेने की बारी है, तो अगर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनों का त्याग, तो इलेक्ट्रॉनों के त्याग से क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉनों का त्याग हो रहा है, और इलेक्ट्रॉनों का त्याग होने पर क्या बनता है, धनायन बनता है। अब जितने इलेक्ट्रॉनों को आप त्यागेंगे उतना धनायन आपके ऊपर आएगा, जैसे यहाँ कितना धनायन है 2 धनायन है, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉनों को त्यागा। तो देखिए भैया अभी तक आपने क्या कर लिया कि मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन थे बाहरी कक्षा में, उनको दे दिया और यहाँ से चला गया और 2 प्लस आ गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, यानी इलेक्ट्रॉनों का त्याग हो गया और वो बन गया एक धनायन, ठीक है। अब हम ऋणायन की तरफ चलें, तो अगर ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6, ठीक है। तो बोरबरी के नियम के अनुसार यहाँ अष्टक अगर इसका पूरा हो जाए, यानी यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाने पर फायदा क्या होगा कि ये रासायनिक रूप से क्या हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा, और अपनी स्थायित्व की प्राप्ति हर कोई परमाणु चाहता है, हर कोई तत्व चाहता है। तो अगर इसकी संरचना हम आपको बनाएं, आपसे शेयर करें, तो देखिए एक ये हो गया पहली कक्षा और ये दूसरी कक्षा हो गई, पहली में 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो 1 2, और दूसरी में 1 2 3 4 5 6, ये तो क्या है, ये तो ऑक्सीजन क्या है, उदासीन परमाणु का है, ऑक्सीजन का उदासीन परमाणु है, जो कि उदासीन परमाणु है, ठीक है। अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन लाके देते हैं इसको तो कैसा हो जाएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन आप लाके दे दीजिए इसको, तो पहली कक्षा ये दूसरी कक्षा, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया है, कितना इलेक्ट्रॉन आया है, तो पहले कितना प्रोटॉन था, पहले 6 2 8 प्रोटॉन था सर, कितना इलेक्ट्रॉन था, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन था, 8 इलेक्ट्रॉन था। अच्छा 8 प्लस 8 माइनस, तो क्या हो गया, वो उदासीन हो गया। अब देखिए कितना प्लस है, तो अभी भी कितना प्लस है, 6 2 8, क्योंकि नाभिक में प्रोटॉन तो कहीं बढ़ा नहीं है ना प्रोटॉन घटा है, तो कितना प्रोटॉन है, 8 प्रोटॉन है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 6 था, 8 था हमारे पास, 2 बढ़ गया, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हमारे पास, टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए हैं सर 8 और 2 ये बढ़ गया 10। तो ज़रा बताइए अगर इसका हम लोग क्या ले लें, नेट चार्ज ले लें, क्या ले लें, नेट चार्ज ले लें, तो देखिए 10 8, 8 माइनस से 8 प्लस जाएगा, कितना माइनस बचेगा, 2 माइनस, तो यहाँ पर कितना आएगा नेट चार्ज -2। तो अब ये क्या है, हम लोग ऑक्सीजन पे कितना लिखेंगे, O-2, तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीजन का आयन कहलाएगा, ठीक है। O-2 क्या कहलाएगा, ऑक्सीजन का आयन कहलाएगा। तो आयन क्या होता है, आवेश युक्त परमाणु या परमाणु का समूह आयन कहलाता है। और धनायन कौन होगा, जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा और अपने आप को क्या बनाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट करेगा, तो उसको हम लोग धनायन बोलेंगे। और ऋणायन क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण हो रहा है, क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन आप 2 इलेक्ट्रॉन ले रहे थे, तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉनों को दूसरे से लिया जाता है, तो क्या बनेगा,
ऋणायन बनेगा। इतनी बात समझ में आ जाती है, आयन, धनायन और ऋणायन। चलिए अब एक और चीज़ आपको समझनी है, वो क्या है? अच्छा, सिर्फ इसमें नहीं होता बल्कि बहुत सारे परमाणुओं में, जितने भी आपके ऋणायन बनाते हैं परमाणु, वो सारे परमाणु क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करते हैं, तब बनाते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं और उसके बाद कुछ और भी चीज़ें देख ली जाए, जिससे कि आपको आज आपका उद्देश्य क्या है? आज आपका टारगेट ये है कि सर हमको आयनिक यौगिक का नाम लिखने आना चाहिए। मैं आपको पूरी चैलेंज के साथ कहता हूँ कि आपको नाम लिखने आएगा और अच्छे से आएगा, ठीक है? ऐसे नहीं कि आप आज याद करोगे, आज समझोगे, कल भूल जाओगे। आप नहीं भूलेंगे, ये मेरा दावा है, ठीक है? विश्वास कीजिए। ठीक है, अब एक चीज़ और भी जान लीजिए इसके पहले, संयोजकता। ठीक है, संयोजकता ये जिसको आप वैलेंसी कहते हो। तो वैलेंसी क्या चीज़ होती है भाई? तो संयोजकता का मतलब होता है संयोग करने की क्षमता, संयोग, या फिर हम कहते हैं जुड़ने की क्षमता। फ्रैंकलैंड एक साइंटिस्ट थे, तो फ्रैंकलैंड ने क्या बताया? किसी तत्व की संयोजकता कैसे उन्होंने बताई? फ्रैंकलैंड ने, किसके अनुसार? फ्रैंकलैंड के अनुसार। फ्रैंकलैंड ने क्या बताया कि किसी तत्व की संयोजकता वो संख्या होती है कि जो उस तत्व के एक परमाणु से, उस तत्व के एक परमाणु से, मान लो कोई XYZ कोई तत्व है, उसके एक परमाणु से कितना हाइड्रोजन जुड़ सकता है। ठीक है, एक X कोई तत्व है, उसके एक परमाणु से जुड़ने वाले हाइड्रोजन परमाणु की संख्या। अगर और आसान भाषा में इसको कहना चाहें तो उस तत्व के एक परमाणु से जुड़ने वाले हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, यानी उस X परमाणु से कितना हाइड्रोजन जुड़ सकता है, उसकी संख्या को आप उस तत्व की संयोजकता बोल देंगे। यानी X की संयोजकता, अगर 2 हाइड्रोजन जुड़ सकता है तो X की संयोजकता 2, अगर 3 हाइड्रोजन जुड़ सकता है तो X की संयोजकता 3, अगर इसी तरह से 4 जुड़ सकता है तो X की संयोजकता 4 मानी जाएगी। ठीक है, चलिए तो हम कहते हैं फ्रैंकलैंड के अनुसार, थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इस तरह से एक संयोजी, द्विसंयोजी और त्रिसंयोजी आयनों को देख लेते हैं। यानी एक संयोजी कौन होगा? एक संयोजी आयन। तो एक संयोजी आयन कौन होगा? जिसकी संयोजकता 1 होगी। अब आयनों की संयोजकता किसे कहेंगे? आयनों की संयोजकता, यानी अगर हम आयन की बात कर रहे हैं तो आयन की भी संयोजकता होगी। आयन भी तो जुड़ सकते हैं किसी से, भाई जुड़ सकते हैं कि नहीं? तो आयनों की संयोजकता होगी। तो आयनों की संयोजकता किसे कहेंगे? जितना चार्ज होगा, यानी नंबर ऑफ चार्ज इज इक्वल टू वैलेंसी। ठीक है, नंबर ऑफ चार्ज, मान लो कोई A जिस पर +2 है, तो 2 चार्ज है ना, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अगर कोई B है उस पर -1 है तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। माइनस प्लस आपको नहीं लेकर चलना है। अगर कोई मान लीजिए X है, Y है, Z है, उस पर +3 है, +2 है, -4 है, तो इसकी संयोजकता 3, 2, 4। ठीक है, यानी जिस आयन पर जितना चार्ज होगा वही नंबर ऑफ चार्ज, आवेश जो कहलाएगा, नंबर ऑफ चार्ज इज कॉल्ड, हाँ, उसकी संयोजकता कहलाएगी। ठीक है, यानी आवेशों की संख्या ही संयोजकता कहलाएगी किसी आयन में। आवेशों की संख्या ही क्या कहलाएगी? संयोजकता कहलाएगी। तो अगर किसी आयन पर एक चार्ज है तो उसको बोलेंगे एक संयोजी आयन। तो एक संयोजी धनायन भी हो सकता है, ऋणायन भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो पहले हम लोग क्या देख लेते हैं? एक संयोजी धनायन, एक संयोजी धनायन, या जिसको आप लोग क्या बोलेंगे? जिसको आप लोग क्या कह सकते हैं? हाँ, एक संयोजी अगर धनायन है तो उसको बोलते हैं, अगर धनायन है तो उसको क्या बोलते हैं? धनायन या क्षारीय मूलक। ठीक है, रेडिकल बोलते हैं इसको। तो धनायन या क्षारीय मूलक इसको बोलेंगे। एक संयोजी की बात हो रही है तो अब देख लेते हैं एक संयोजी में कौन कौन आते हैं। तो जैसे हाइड्रोजन हो गया, है ना, धनायन हो गया, एक संयोजकता हो गई इसकी। ये कौन हो गया? ये हो गया आपका हाइड्रोजन आयन। ठीक है, अब आपको याद क्या रखना है? इसमें याद रखने वाली सबसे बढ़िया चीज़ ये होती है कि आपको नंबर आयन से याद रखने, सिर्फ आयनों को याद रखना है। आयन एक बार याद रख लो, उसके बाद बनाते रहो। आप जितना भी चाहो उतना आप यौगिक बनाते रहो, सिर्फ आयन याद है तो।
लिथियम एक प्लस चार्ज होता है, ये लिथियम आयन हो जाएगा आपका, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, लिथियम आयन हो जाएगा। Na एक प्लस चार्ज होता है, तो ये कौन सा हो जाएगा, सोडियम आयन हो जाएगा। अच्छा, ये के पोटेशियम आयन, ठीक है। ऐसे NH4 प्लस, ध्यान रहे NH4 हमने उसको नीचे लिखा है, NH4 प्लस इसको बोलते हैं अमोनियम आयन। क्या बोलते हैं इसको, अमोनियम आयन। बात सही है, अमोनियम आयन हो गया आपका। उसके बाद अगर कहीं Ag प्लस लिखा है तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे सिल्वर आयन, ठीक है, सिल्वर आयन हो गया। अब एक कमाल की बात, Cu प्लस है ना। तो अब आपको एक छोटी सी बात सोचनी है कि अगर किसी तत्व की, अगर किसी तत्व की संयोजकता एक से अधिक है, यदि किसी तत्व की संयोजकता एक, यानी +2 भी बनाता है, +3 भी बनाता है, आपका +2 भी बनाता है, +4 भी बनाता है, यानी संयोजकता का एक से अधिक बार क्या हो रहा है, रिपीटिशन हो रहा है, या एक से अधिक बार होती है, कभी +2 है, कभी +3 है। तो अगर किसी तत्व की संयोजकता एक से अधिक होती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं, वो कैसी संयोजकता रखती है, परिवर्ती संयोजकता वाला तत्व है। परिवर्ती संयोजकता क्या बोलते हैं उसको, परिवर्ती संयोजकता बोलते हैं उसको। अब ये तो परिवर्ती संयोजकता हो गई, नो डाउट, लेकिन सवाल क्या है, सवाल ये है कि उसका नाम कैसे होगा। तो अब देखिए, अगर प्लस में है और कम संयोजकता है, क्या है, कम संयोजकता है, तो जब कम संयोजकता होगी तो उसको बोलेंगे, कम वाली है तो क्या बोलेंगे, अस जोड़ेंगे उसके नाम में, अस, यानी OUS, अस। अगर संयोजकता कम है तो क्या जुड़ेगा, अस। और अगर संयोजकता क्या है, अगर संयोजकता अधिक है, क्या है, अधिक है, तो वहां पर क्या जुड़ेगा, इक जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, इक जुड़ेगा, IC, इक, ठीक है। संयोजकता अधिक है। अब देखिए फॉर एग्जांपल, अब आपको बता रहे हैं कि अगर Fe+2 है, ठीक है, और Fe देखेंगे आप आयरन, Fe+3 भी होता है, तो कम किस में है, Fe, तो इसका नाम क्या, Fe मतलब आयरन होता है, ठीक है, Fe का मतलब आयरन होता है, तो इसको आप बोलेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेरम बोलते हैं, फेरम, इसका लैटिन नेम है फेरम, और इसको हम लोग नॉर्मल या कॉमन नेम बोलते हैं आयरन। तो ये फेरम होता, लेकिन अब इसका नाम क्या हो जाएगा, फेरस। क्या नाम हो जाएगा, फेरस आयन, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा फिर, फेरिक आयन। बात समझ में आ रही है, ज्यादा चार्ज है अस लगा दिया, कम चार्ज है इक लगा दिया, ठीक है। ऐसे Cu प्लस, तो Cu प्लस है तो इसको क्या बोलेंगे, ये कुप्रम होता है, जिसको आप कॉपर बोलते हो, उसका लैटिन नेम कुप्रम होता है। तो ये Cu प्लस है तो इसको क्या बोलेंगे, क्यूप्रस, अस जुड़ रहा है, क्यूप्रस आयन। और Cu+2 है तो इसको क्या बोलेंगे, Cu+2 है तो क्यूप्रिक, क्या बोलेंगे, क्यूप्रिक बोलेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर Hg प्लस है तो उसको क्या बोलेंगे, मरकरी है ये, तो इसको बोलेंगे मरक्यूरस। और Hg+2 है तो मरक्यूरिक। बात समझ में आता है, अस क्यों आया, इक क्यों आया, क्योंकि कम चार्ज है तो अस आएगा और ज्यादा चार्ज है तो इक आएगा, ठीक है। तो इस बात को आप लोग अपने जहन में बैठा के रखिएगा, ये काम आने वाली चीज है, ठीक है। हम लोग अब ये Cu+1 है तो क्या आएगा, क्यूप्रस आयन, ठीक है। इस तरह से बात समझ में आती है, बात क्लियर है। और इस तरह से अगर हमने यहाँ Hg+ लिखा तो वो क्या हो जाएगा, मरक्यूरस आयन। क्यों, बात समझ में आती है कि नहीं आती है, आती है, लाइक करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा भाई। चलिए, ये तो हो गया आपका कितना, एक संयोजी धनायन, या जिसको आप क्षारीय मूलक बोलते हो। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग चलें
द्विसंयोजी पे और त्रिसंयोजी पे, तो याद रख लीजिएगा, ठीक है, याद रख लीजिएगा। हलीना की +1 है, हलीना की, सब क्या है, हलीना की, हलीना की +1 चार्ज है, ठीक है। हलीना की में क्या है, +1 है, बाकी आप इनको याद रख सकते हैं 2-3 बार प्रैक्टिस। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं द्विसंयोजी, द्विसंयोजी धनायन। तो द्विसंयोजी धनायन कौन होगा, जिसकी संयोजकता कितनी होगी, 2 होगी। जैसे अगर हम कहें Be+2 तो इसको बोलते हैं बेरिलियम आयन। क्या बोलते हैं इसको, बेरिलियम आयन, ठीक है। इसी तरीके से Mg+2 आपने देखा था पहले, तो Mg+2 ये क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम आयन हो जाएगा, ठीक है। Ca+2 क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं कैल्शियम, तो ये हो जाएगा कैल्शियम आयन, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से Sr+2 है स्ट्रोंशियम आयन। Ba है बेरियम बोलते हैं, Ba मतलब क्या होगा, बेरियम आयन। अब बेरियम आयन हो गया तो आपने क्या लिखा था, और Fe+2 लिखा था। अब बताइए इसको फेरस बोलें कि फेरिक बोलें, तो आप जानते हैं कि नहीं सर, Fe+3 में होता है तो कम वाला अस होगा, यानी ये क्या है, ये फेरस आयन है, ठीक है। अच्छा साहब, Cu+2 लिखा है, अब इसको क्यूप्रस बोलें कि क्यूप्रिक बोलें, तो आपने कहा था नहीं सर, Cu+1 भी होता है, Cu+2 भी होता है, ये क्यूप्रस ये क्यूप्रिक, तो ये क्या हो जाएगा, क्यूप्रिक, क्यूप्रिक आयन। अच्छा, इसी तरीके से आपने और क्या देखा, आपने देखा Hg+2, तो ये मर्क्यूरस होगा कि मर्क्यूरिक होगा, तो आपने कहा नहीं सर, Hg+1 मर्क्यूरस हो चुका है, तो Hg+2 क्या होगा, मर्क्यूरिक होगा, तो ये क्या हो जाएगा, मर्क्यूरिक आयन हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आती है आपको, तो इस तरह से हो जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं प्लस, जैसे जिंक Zn+2, ये कौन सा आयन है आपका, जिंक आयन है, ठीक है। बात समझ में आती है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करिए, क्योंकि यही आपके काम में आने वाला है। तो भाई आइए बात कर लेते हैं अपने त्रिसंयोजी आयन की। तो त्रिसंयोजी धनायन में आप देखिए 2 ही स्पेसिफिक है, आपका क्या है, Fe+3, आपने बताया था फेरस, Fe+2 का फेरस होता था, तो Fe+3 का क्या हो जाएगा, फेरिक आयन, और इस तरीके से ये एल्यूमिनियम आयन है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम आयन और फेरिक आयन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंस रखेगा, +3 संयोजकता वाला आयन, ठीक है। अब आप बात करते हैं किसकी, एक संयोजी ऋण आयन की, अच्छा इसको धनायन को क्षारीय मूलक बोले थे ना, धनायन को, तो ऋणायन को क्या बोलेंगे, अम्लीय मूलक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अम्लीय मूलक बोलेंगे, ठीक है। तो ऋणायन को आप अम्लीय मूलक बोलेंगे। तो एक संयोजी है, तो एक संयोजी की बात कर लें, जैसे आप देखो F-1, इसको क्या बोलते हैं, फ्लोराइड। देखिए जो भी -1 परमाणु है, अगर वो सिर्फ माइनस चार्ज बनाता है तो आइड आएगा, आइड, डा से डमरू वाला डा, जैसे भोलेनाथ बजाते हैं ना डमरू, डम 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 डमरू बजता है जो, तो डा आता है उसमें, तो आइड आएगा, जिसको इंग्लिश में आप लिखना चाहो तो IDE, आइड लिखिए। तो अगर सिर्फ एक परमाणु है और उसके ऊपर माइनस चार्ज आ रहा है तो आइड आएगा। जैसे H-1 है तो ये क्या, हाइड्रोजन था, तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, हाइड्राइड आयन, ठीक है, ये हो जाएगा आपका हाइड्राइड आयन। अच्छा Cl- है तो Cl-1 है तो क्लोरीन होता था, तो ये क्या हो जाएगा, क्लोराइड आयन, ठीक है। ब्रोमीन है Br-1 है तो ब्रोमाइड आयन, ठीक है। आयोडीन है तो I- है तो इसको क्या बोलेंगे, आयोडाइड आयन, ठीक है। सबके साथ आयन है, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करना, सबके साथ आयन लगाना, ठीक है। अच्छा ये एक संयोजी हो गया। इसके अलावा आइड आता है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर कहीं OH-1 है, OH-1 इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। अब देखिए इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है तो इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्साइड आयन। बात समझ में आती है। अगर एक माइनस है तो आइड आएगा, आप जैसे देख रहे हो उसी तरीके से
इस तरीके से अब अलग अलग भी है। अगर हमने कहा NO2 माइनस है, अब थोड़ा सा नाम में NO2 माइनस 1, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आप लोग नाइट्राइट आयन। क्या बोलेंगे इसको? नाइट्राइट आयन, ठीक है। और अगर NO3 माइनस 1 है तो वो क्या होगा? नाइट्रेट आयन। जैसे अभी आपको सोडियम नाइट्रेट लिखना हुआ है ना, कैल्शियम नाइट्रेट लिखना हुआ, तो यहीं से आप लिखना शुरू कर सकते हैं। नाइट्रेट है, NO3 माइनस 1 है तो वो नाइट्रेट आयन है। इसके अलावा HCO3 माइनस 1 है, HCO3, तो इसको हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर बाई कार्बोनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाई कार्बोनेट आयन, ठीक है। HCO3 माइनस 1, ये आपको ध्यान में रखना है कौन कितना होगा। तो यहां तक तो सब आइड ही लगा है, ठीक है। आप इसको देख लीजिए, NO2 माइनस 1 है तो नाइट्राइट, NO3 माइनस 1 है तो नाइट्रेट, HCO3 माइनस 1 है तो उसको बोलेंगे आप बाई कार्बोनेट आयन, ठीक है। आप यहीं से बहुत सारे नाम देखेंगे जो आपको क्लियर हो जाएगा, करेक्ट। तो आप लोग इसको जल्दी से नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया, तो इसको हम मिटाएं फटाफट। तो इसको मिटाते हैं। मिटाने के बाद हम लोग क्या करेंगे? द्विसंयोजी वाला अपना क्या करेंगे? द्विसंयोजी वाला ऋणायन लिखेंगे। तो एक संयोजी थी, हम लोग यहीं पर क्या कर लेते हैं? द्विसंयोजी ऋणायन या अम्लीय मूलक, ठीक है। तो द्विसंयोजी में सबसे पहले O-2 आप लोग क्या लिखेंगे? ऑक्साइड आयन हो गया। अच्छा, ऑक्साइड के बाद S-2 है तो वो क्या होगा? सल्फाइड आयन होगा। अच्छा, सल्फाइड हो गया, ऑक्साइड हो गया, सल्फाइड हो गया। सल्फाइड के बाद आपका सल्फेट कार्बोनेट है ना। SO3-2 है तो उसको हम लोग बोलेंगे सल्फाइट। क्या होगा? सल्फाइट। देखिएगा इसमें आइड है, इसमें क्या है? आइड है, और इसमें क्या है? आइट है। तो आइट और आइड में अंतर समझिएगा, ठीक है। सिंपल है, एक परमाणु पर 2 माइनस है तो आइड हो गया, करेक्ट। अब देखिए SO4-2, SO4-2, ध्यान रहे बहुत से लोग गलती कर देते हैं और SO4 ऐसे लिखते हैं, तो ये मत लिखा करिए आप लोग, क्योंकि इस तरह से लिखोगे तो गलत हो जाएगा। जैसे जैसे यहाँ लिखा जाता है सेम टू सेम वैसे लिखिए, SO4-2, तो इसको हम लोग बोलते हैं सल्फेट आयन, ठीक है, सल्फेट आयन। और अगर कहीं लिखा है CO3-2 तो वो कौन सा आयन होगा? कार्बोनेट आयन। एक एक वर्ड आप अच्छे से समझोगे, टाइम भले लग रहा है आपका, लेकिन आप समझ जाएंगे तो आपको ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा, ठीक है। तो कार्बोनेट आयन है CO3-2, सल्फेट आयन है SO4-2, और सल्फाइट आयन है SO3-2, सल्फाइड है S-2, ऑक्साइड है O-2। तो हम लोग यहाँ द्विसंयोजी आपके ऋणायन ले रहे थे, द्विसंयोजकता वाले ऋणायन हमने ले लिए यहाँ पर। अब हम लोग बात करते हैं त्रिसंयोजकता या त्रिसंयोजी ऋणायन। चलिए, त्रिसंयोजी ऋणायन में आपका नाइट्राइड है, फॉस्फाइड है, फॉस्फेट और बोरेट, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करने जा रहे हैं? अब देखते हैं त्रिसंयोजी ऋणायन। तो त्रिसंयोजी में कौन होगा? N-3। अच्छा, ये क्यों हो रहा है? आपने पहले ही इसका डिस्कशन कर लिया था कि इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेंगे, इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करेंगे, तो जो चार्ज आएगा फिर उसको सहूलियत से उस पर लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? नाइट्राइड आयन, ठीक है, ये नाइट्राइड आयन है। P-3 तो इसको बोलते हैं फॉस्फोरस, P से होता है फॉस्फोरस, तो हो जाएगा फॉस्फाइड आयन, ठीक है। बात फॉस्फोरस था तो फॉस्फाइड, नाइट्रोजन था तो नाइट्राइड। आइड आ रहा है ना, सिंगल है तो माइनस लगा है तो आइड आ रहा है, सिंगल परमाणु है उस पर माइनस है, तो कहीं भी आप देखो हर जगह आइड मिलेगा, इसके अलावा आप कहीं कुछ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो फॉस्फाइड हो गया। NO3-3 है, ठीक है, क्या है? सॉरी हमने गलत लिख दिया, PO4-3 हो गया यहाँ पर,
PO4-3, तो इसको क्या बोलेंगे, फॉस्फाइड हो गया। तो ये फॉस्फेट है आपका, कौन सा आयन है, ये फॉस्फेट आयन है। और फॉस्फेट के बाद BO3-3, BO3-3, तो ये तो हो गया आपका क्या, फॉस्फेट आयन। और ये क्या हो जाएगा आपका, बोरेट आयन। तो भाई आयन का काम हो गया खत्म। इसको ध्यान में रखिएगा कि अगर किसी परमाणु पर, सिंगल परमाणु पर माइनस चार्ज आता है तो उसमें आइड जुड़ेगा, ठीक है। चाहे आप नाइट्रोजन पे जोड़ दीजिए नाइट्राइड, फास्फोरस पे जोड़ा फास्फाइड, सल्फर पे अगर 2 होता है तो सल्फाइड, ऑक्सीजन पे होता है तो ऑक्साइड, ऐसे हाइड्रोजन पे तो हाइड्राइड, क्लोरीन पे क्लोराइड, ब्रोमीन पे ब्रोमाइड, आयोडीन पे आयोडाइड, इसी तरीके से सबका नाम होता है। और अब चलते हैं अपने फाइनल स्टेप की तरफ। फाइनल स्टेप में क्या होता है, ज़रा ध्यान दीजिए, हम लोग क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि आप लिखिए कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र लिखिए, ठीक है, या क्या होगा लिखिए, जो भी है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो कॉपर का जो बेसिक आयन होता है उसको हमको मालूम होना चाहिए कि कॉपर जहाँ पर भी होगा Cu+2 में होगा, ठीक है। बेसिकली जो होगा वो कॉपर Cu+2 में होगा। सल्फेट क्या होगा, SO4-2 होगा। अब आप ज़रा देखिए +2 का यहाँ संयोजकता लिख दीजिए ज़रा, यहाँ पर पहले संयोजकता लिख दीजिए। संयोजकता लिखने के बाद कॉपर की संयोजकता 2, सल्फेट की संयोजकता 2। अब दोनों का आप अनुपात लीजिए, अनुपात का मतलब होता है जो कॉमन है उसको हटा दीजिए। तो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ पर भी, 2 1 कम 2 कॉमन हो जाएगा। तो 1 यहाँ बचेगा और 1 यहाँ बचेगा। इस 1 को इसके पास भेजिए, तिरछा गुणा कराइए, इस 1 को इसके पास तिरछा गुणा कराइए, तो होगा क्या, Cu इसके पास आए 1, SO4 जिसके पास भी आए 1, तो फाइनली आप CuSO4 लिख दीजिए जिसका नाम हो जाएगा कॉपर सल्फेट, ठीक है। अब यहाँ से आयन नहीं लिखना है क्योंकि 1 की कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू तो बहुत कुछ है लेकिन हम लोग 1 लिखते नहीं हैं। तो ये कॉपर सल्फेट का क्या हो गया, रासायनिक सूत्र हो गया, ठीक है। इसको बोलते तिर्यक गुणा कराना। हम आपसे कहते हैं चलो आप दूसरा नाम लिखो, आपने कॉपर सल्फेट का लिख दिया, हम कहते हैं आपसे चलो आप मैग्नीशियम क्लोराइड लिखो। क्या लिखो, मैग्नीशियम क्लोराइड लिखो। तो मैग्नीशियम क्लोराइड लिखने के लिए पहले मैग्नीशियम आयन लिखेंगे, Mg पर +2 चार्ज होता है। अब ये हमको याद है तब हम लेकर आ रहे हैं और इसीलिए हमने कहा कि आप आयन को याद कर लीजिए। तो मैग्नीशियम पे +2 चार्ज आएगा, क्लोराइड पे Cl-1, ठीक है। क्लोराइड हमने बताया क्लोरीन पर -1 चार्ज होगा। अब मैग्नीशियम के लिए उसकी वैलेंसी जो है उसकी संयोजकता लिखेंगे, तो उसकी संयोजकता कितनी है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 का गुणा मैग्नीशियम के पास, 2 का गुणा क्लोरीन के पास, तो मैग्नीशियम के पास 1 जाएगा तो Mg ही रहेगा, Cl2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मैग्नीशियम, है ना, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। इस तरीके से अगर हम आपसे कहते हैं चलो सोडियम क्लोराइड, जिसको आप खाने वाला नमक कहते हो, तो सोडियम क्लोराइड लिखो, तो अब क्या होगा, सोडियम चार्ज, क्लोराइड 1 यहाँ पर भी, 1 यहाँ पर भी, कोई असर नहीं पड़ेगा। तो सोडियम क्लोराइड क्या हो गया, NaCl, है ना। सोडियम सल्फेट लिखो, सोडियम सल्फेट, तो सोडियम का चार्ज कितना है, Na+, सल्फेट का चार्ज कितना है, SO4-2, तो सोडियम पर कितना चार्ज, 1, सल्फेट पर 2 जाएगा यहाँ। ज़रा ध्यान से चेक करो कौन सा 2 है जो इसके ऊपर चार्ज है, कौन सा 1 है जो इसके ऊपर चार्ज है, 1 जाएगा इसके पास। तो ये क्या हो जाएगा, Na2SO4, नाम क्या हो गया, सोडियम आयन सल्फेट आयन मिलके क्या बना देगा, सोडियम सल्फेट। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, एकदम इजी है यार, इतना टेंशन लेते हो आप लोग फालतू में, समझ में नहीं आता, फालतू में इतना दिमाग कहाँ से लेके आते हो आप लोग एक्स्ट्रा वाला। चलो इसको जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो जब पढ़ाया जाए, ले लीजिए अगर नहीं लिया हो तो, ले लिया, चलिए ठीक है। चलिए अब और भी नाम देखते हैं और नाम देखने के साथ फिर उसका नाम लिखते हैं, ठीक है। अब हम नाम आपको बोलेंगे, आप नाम लिखिएगा, बस आयन की ज़रूरत पड़ेगी आपको, तो आप आयन देख लीजिएगा। तो भाई चलिए जल्दी से फटाफट 10 इंपॉर्टेंट आणविक यौगिकों के नाम देख लेते हैं, हालांकि और भी बहुत सारे हैं लेकिन हम लोग 10 यहाँ पर देख लेते हैं फटाफट से कि फेरस सल्फेट का नाम कैसे लिखेंगे। अगर कहता है आपसे कि फेरस सल्फेट का नाम लिखिए तो हम लोग कैसे लिखेंगे, तो आप जानते हो फेरस
कम वाला होगा कि ज़्यादा वाला होगा? तो आपने कहा नहीं सर कम वाला होगा, तो Fe2 होगा और सल्फेट को आप जानते हो SO4 - 2 होगा। तो हम लोग इसको ऐसे नहीं लिखते बल्कि इसको हम लोग ऊपर की तरफ लिखते हैं, देखिएगा Fe+2 फेरस आयन और SO4 - 2 सल्फेट। ठीक है, तो यहाँ पर कितना चार्ज है? 2। यहाँ पर कितना है? 2। ये जो संख्या थी यहीं पर लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया, अनुपात लिया, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, कट गया, एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा। ठीक है, ये दोनों क्या होंगे? तिर्यक गुणा होंगे, तो क्या आ जाएगा? Fe, एक कम Fe ही रह जाएगा, Fe, और ये हो जाएगा SO4। तो फेरस सल्फेट का नाम क्या हो जाएगा? FeSO4। करेक्ट, बात समझ में आई? इस तरह से अमोनियम कार्बोनेट लिखना है। तो जरा बताइए अमोनियम आयन क्या होता है? अमोनियम आयन क्या होता है? फटाफट से बताओ। NH4+, तो हो जाएगा N, तो हम लोग क्या करते हैं NH4+ लिखते हैं। कार्बोनेट आयन CO3 - 2, कार्बोनेट क्या होता है? CO3 - 2। इसका चार्ज कितना है? यहाँ पर एक संयोजकता है, इसकी संयोजकता यहाँ पर 2 है, 2 जाएगा इसके पास और 1 जाएगा इसके पास। ठीक है, तो इसके पास 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा? NH4। अब जैसे आप मैथ्स में लिखते हो, मैथ्स में इस तरह से करते हो तो इसको होल स्क्वायर बोलते हो, इस तरह से होता है तो होल क्यूब होता है। ऐसे ही जब आप केमिस्ट्री की भाषा में लिखेंगे तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर नीचे की तरफ 2 लेकर आएंगे और इसको बोलेंगे होल ट्वाइस। क्या बोलेंगे? होल ट्वाइस। अगर 3 होता है, ऐसे होता है, 3 लिखा जाता है तो उसको बोलते हैं होल थ्राइस। क्या बोलेंगे? होल थ्राइस। 2 है तो ट्वाइस, तो NH4 का होल ट्वाइस, CO3, चूंकि 1 से गुणा होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो NH4 का होल ट्वाइस CO3 हो गया आपका क्या? अमोनियम कार्बोनेट। ठीक है, ये हो गया आपका अमोनियम कार्बोनेट। अब देखिए फेरिक नाइट्रेट क्या होगा? तो आप फेरस में जानते हो Fe+2 होता है, तो फेरिक में क्या होगा? तो फेरिक में आप जो होगा बताइए। तो अमोनियम कार्बोनेट को हम इधर लिख देते हैं। ठीक है, अमोनियम कार्बोनेट को कहाँ लिख दें? ऊपर लिख दें, NH4 का होल ट्वाइस CO3, ये आपका अमोनियम कार्बोनेट है। फेरिक नाइट्रेट, तो फेरिक में अब कितना चार्ज आएगा? +3 आएगा, और नाइट्रेट में कितना आता है? NO3 - 1। नाइट्रेट में कितना होता है? NO3 - 1। तो बताइए यहाँ पर कितना आएगा? 3 आएगा, यहाँ कितना आएगा? 1 आएगा। 3 किसके पास जाएगा? इनके पास जाएगा। 1 किसके पास जाएगा? इनके पास जाएगा। ठीक है, तो आप करिए क्या? Fe को पहले लिखना है, Fe को 1 लिखे, NO3 का क्या हो जाएगा? FeNO3 का होल थ्राइस। ऐसा होगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल सही है, FeNO3 का होल थ्राइस हो जाएगा, जिसको आप क्या पढ़ोगे? फेरिक नाइट्रेट। ठीक है, क्योंकि नाइट्रेट पर -1 चार्ज होता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो भाई एल्यूमिनियम का चार्ज कितना होता है? एल्यूमिनियम देखा था आपने, त्रिसंयोजी था, तो एल्यूमिनियम +3, ऑक्साइड पर -2। तो अगर ये ऐसा लिखा है Al+3 O पर -2, तो यहाँ कितना आएगा? 3, यहाँ पर आएगा 2, 2 जाएगा इसके पास, 3 जाएगा इसके पास, प्लस माइनस हटा देना है, तो क्या हो जाएगा? Al2O3, O3 हो जाएगा, Al2 हो जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड का? ईमानदारी पूर्वक बताइए, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है। कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट क्या होगा? कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम का चार्ज कितना होता है? Ca+2, और फॉस्फेट का कितना होता है? आपने अभी देखा था, फॉस्फेट का कितना होता है भाई? फॉस्फेट का होता है PO4-3। ठीक है, हमको भी कई बार देखना पड़ जाता है जब गलती होती लिखती है तो PO4-3। ठीक है, हालांकि एकदम रटा रहना चाहिए। तो PO4-3 है, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, 3 यहाँ पर जाएगा, कैल्शियम के पास जाएगा, 2 इसके पास जाएगा, तो क्या हो जाएगा? Ca3 होगा ना, क्योंकि 3 गया तो Ca3 और PO4 का होल ट्वाइस। ठीक है, क्या हो जाएगा? Ca3PO4 का होल ट्वाइस। तो ये हो जाएगा आपका कैल्शियम फॉस्फेट। बात समझ में आती है? फेरिक ऑक्साइड, फटाफट से नाम बताइए, क्लास बहुत लंबी हो रही है। फेरिक का क्या होगा? फेरिक का क्या होगा? Fe+3। ऑक्साइड का क्या होगा? O-2। यहाँ 3 आएगा, यहाँ 2 आएगा, 2 इसके पास जाएगा, 3 किसके पास जाएगा? इस ऑक्सीजन के पास जाएगा। ऑक्सीजन के पास जाने के बाद ये क्या हो जाएगा? Fe2O3। तो Fe2O3 क्या होगा? फेरिक ऑक्साइड। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम का बताइए जल्दी, फटाफट से बताइए। Na+, और बाइकार्बोनेट का क्या होता है? HCO3-1, ये होता है बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम का हुआ 1, बाइकार्बोनेट का भी 1, 1 इसके पास जाएगा, 1 इसके पास जाएगा,
कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो क्या हो जाएगा NaHCO3। ध्यान रहे NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट को ही हम लोग बेकिंग सोडा बोलते हैं, यानी खाने वाला सोडा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, क्लास 10th में इसको बनाने की विधि आती है। एल्यूमिनियम सल्फेट, तो पुरानी बात है, एल्यूमिनियम का कितना होगा +3, सल्फेट का वही SO4 -2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, 2 गया एल्यूमिनियम के पास, 3 गया सल्फेट के पास, तो क्या हो जाएगा Al2SO4। अब 3 बार गया है तो यहाँ पर थ्राइस कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा नाम Al2SO4 का होल थ्राइस, ये हो जाएगा एल्यूमिनियम सल्फेट का नाम। कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम का क्या होता है जल्दी से बताइए, Ca+2, कार्बोनेट का CO3 -2, तो यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, 2 से 2 कैंसिल, 1 1 बचेगा, अनुपात लिया तो क्या हो जाएगा CaCO3। तो भाई इस तरह से आपने बहुत सारे कंपाउंड को देख लिया, यानी बहुत सारे आयनिक यौगिक को देख लिया कि किस तरह से उसका नाम लिखते हैं। पहले उसकी संयोजकता याद रखते हैं, यानी कितना चार्ज है उस पर वो ध्यान रखते हैं, और उसके आधार पर फिर तिर्यक गुणा करा के उसका नाम लिख लेते हैं। आइए कुछ और भी स्पेसिफिक नाम हैं जिनको हम लोग जान लेते हैं। जैसे Cr2O7 -2 लिखा है, तो इसको बोलते हैं डाइक्रोमेट आयन। कौन सा आयन है ये, डाइक्रोमेट आयन है, डाइक्रोमेट आयन है। तो अगर कहीं भी इस तरह से कोई कंपाउंड इसका बना हुआ है तो उसको हम लोग डाइक्रोमेट बोलेंगे, अब जो भी नाम होगा। ठीक है, उसके बाद अभी हम लोग ये क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे पहले इसको बोलते हैं परमैग्नेट, परमैग्नेट आयन। अब देखिए ये दोनों से भी नाम बनता है, जैसे अगर इस पे 2 माइनस है, अगर हम लोग कहें कि चलिए एक नाम बताइए पोटेशियम डाइक्रोमेट, आप लिखिए। तो सबसे पहले अगर आपको क्या लिखना है, पोटेशियम डाइक्रोमेट आयन या पोटेशियम डाइक्रोमेट का नाम लिखना है, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे पोटेशियम आयन जिस पर होता है K+, और डाइक्रोमेट आयन क्या होता है Cr2O7 -2। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर, एक यहाँ पर आएगा इसकी संयोजकता 2 यहाँ आएगी। 2 को आपको भेजना है पोटेशियम के पास, 1 को भेजना है डाइक्रोमेट के पास। तो जैसे यहाँ पर जाएगा तो क्या हो जाएगा K2Cr2O7। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1 जाएगा तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हो जाएगा K2Cr2O7। तो ये क्या हो गया आपका, इसका नाम हो गया पोटेशियम डाइक्रोमेट का। इसी तरीके से अगर कहे आपसे पोटेशियम परमैग्नेट लिखिए, तो आप कैसे लिखेंगे, तो देखिए पोटेशियम परमैग्नेट लिखने के लिए हमको क्या लिखना है, हमको लिखना है पोटेशियम परमैग्नेट लिखना है, परमैग्नेट लिखना है अगर, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, तो पहले सबसे हम लोग लिखेंगे पोटेशियम, क्या लिखेंगे K+ होता है पोटेशियम, परमैग्नेट क्या होता है MnO4 -1। तो पोटेशियम परमैग्नेट यहाँ पर 1 चार्ज आएगा क्योंकि 1+ है, यहाँ पर 1 माइनस आएगा क्योंकि 1 है। अब 1 इसके पास जाएगा और वही 1 इसके पास भी जाएगा, तो 1 से गुणा होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या हो जाएगा KMnO4। तो KMnO4 को क्या बोलेंगे हम लोग, पोटेशियम परमैग्नेट बोलेंगे। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन थे, इसको आप ध्यान में रखिएगा, और इसको ध्यान में रखते हुए इस पर आधारित इस तरह के क्वेश्चंस को आप कर लीजिएगा। अगर सोडियम डाइक्रोमेट या आपसे जो भी कहता है डाइक्रोमेट, तो आप डाइक्रोमेट बना सकते हो, आपसे कहता है अगर परमैग्नेट तो आप परमैग्नेट बना सकते हो। इस तरीके से बहुत सारे आयन हैं, इसको हम मिटा दें ताकि हम ये क्वेश्चन को कर सकें। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में भी रखिएगा क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए अब एक क्वेश्चन प्यारा सा आपके बोर्ड पे मासूम सा लगा हुआ है, जल्दी से इस क्वेश्चन को देखकर हमको आंसर निकालना है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, फास्फोरिक अम्ल का अणु सूत्र H3PO4 है। अब अम्ल है, पहली बात तो ये है, अम्ल होता किसके वजह से, H+ आयन की वजह से होता है। अम्ल किसके वजह से होता है, H+ आयन की वजह से। तो खैर फास्फोरिक अम्ल का अणु सूत्र H3PO4 है। एक धातु जिसको आप मेटल कहते हो, M कहते हो, एक धातु के ऑक्साइड का सूत्र MO है, इस धातु के फॉस्फेट का सूत्र क्या होगा, यानी धातु जो आपकी M है उसके फॉस्फेट का सूत्र क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए फास्फोरिक अम्ल, अब कोई अम्ल है तो वो किसके वजह से अम्ल होता है, किसके वजह से होता है, H+ आयन की वजह से होता है। कोई भी अम्ल है तो वो H+ आयनों की वजह से अम्लता होती है। यहाँ पर दिया H3PO4, तो अगर H+ है, H3PO4 दिया है और H+ आयन है, H पे सिर्फ एक आयन है, तो आप बताइए
क्या यहाँ पर PO4 का हम लोग यहाँ पर सिंगल नहीं कर सकते हैं? आपको पता है कि PO4 फॉस्फेट आयन होता है, तो अगर एक H पे जाएगा तो यहाँ पर अगर H प्लस होता है तो PO4 पे ये 3 वापस से जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने जैसे इसको बनाया वैसे ही आप इसको तोड़िए, है ना। आपने जैसे इसको बनाया था, आपने H3PO4 को कैसे बनाया था? H प्लस बोला था, PO4 -3 फॉस्फेट आयन, तो यहाँ 3 आया था, यहाँ 1 आया था, ये 1 इधर गया था, ये 3 इधर गया था, ठीक है। तो आपके बनाने का तरीका ये था, अब यही तरीका आपके तोड़ने में भी काम आएगा। तो देखिए हम लोग इसको यहाँ तोड़ लेते हैं। H है, 3 है, PO4 का होल 1 कर दीजिए, ठीक है। तो बताइए 3 कहाँ जाएगा? PO4 के पास जाएगा, PO4। अब H के पास कौन आएगा? 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 है तो 1 भागेगा H के पास, तो H प्लस हो गया। और PO4 के पास कितना जाएगा? 3, तो वो माइनस में होगा, क्योंकि H अगर प्लस हो चुका है तो दूसरा माइनस होगा ही होगा, तभी दोनों चीज़ मिलकर आपस में न्यूट्रल होती हैं। तो इस तरीके से ये फॉस्फेट क्या हो गया? PO4 -3, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि चूँकि ये अम्ल है और अम्ल में H+ आयन होता है, और इसके यहाँ फॉस्फेट क्या हो गया इसका? देखिए इसका फॉस्फेट हो गया PO4 -3। अब कह रहा है कोई एक धातु जिसका M के ऑक्साइड का सूत्र MO है, तो क्या कह रहा है आपसे? दूसरा पॉइंट कह रहा है धातु M के ऑक्साइड का सूत्र क्या दे रखा है इसने? ऑक्साइड का सूत्र दे रखा है MO, ठीक है। और आपको पता है ऑक्साइड क्या होता है? ऑक्साइड आपको पता है कि ऑक्साइड पे सर -2 आता है। ऑक्साइड आयन तो ये होता है ना, ऑक्साइड बराबर ऑक्सीजन पे 2 माइनस चार्ज। तो आप बताइए MO को अगर आप तोड़ेंगे तो किस में टूटेगा? वो O -2 में टूट रहा है, तो ये मेटल किस में टूटेगा? +2 चार्ज में टूटेगा कि नहीं टूटेगा? बिल्कुल सर, मेटल +2 चार्ज में टूटेगा। अच्छा, जब मेटल +2 चार्ज में टूटेगा तो उस धातु के फॉस्फेट, यानी ये धातु है इसका फॉस्फेट चाहिए। तो अब बताइए ज़रा, हम अगर यहाँ मिटा दें, मिटाने के बाद लिखें, आप लोग देखिए बैक करके इसको लिख लीजिएगा। देखिए तो हमको क्या चाहिए? धातु के फॉस्फेट का सूत्र। तो आप कहिए धातु के फॉस्फेट का सूत्र क्या हो जाएगा? धातु के फॉस्फेट का सूत्र तो होता है भाई, धातु को पहले लिखते हैं, फिर फॉस्फेट को लिखेंगे PO4 -3। तो यहाँ कितना आएगा? 3 आएगा। यहाँ कितना आएगा? 2 आएगा। 2 कहाँ जाएगा? इस फॉस्फेट के पास जाएगा। 3 कहाँ जाएगा? इस मेटल के पास जाएगा। तो क्या हो जाएगा? M3 और 2 जाएगा इसके पास, तो PO4 का होल ट्वाइस। तो इस सूत्र क्या हो जाएगा? सूत्र हो जाएगा आपका M3PO4 का होल ट्वाइस। ये हो जाएगा आपके धातु के फॉस्फेट का सूत्र। तो इस तरह से इस छोटे से मासूम से प्यारे से क्वेश्चन को आपने लगाया। इस पर आधारित कई सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके पेपर में। तो आज आपने क्या क्या कर लिया? आज आपने आयन किसे कहते हैं देखा, फिर आपने धनायन और ऋणायन देखा। धनायन और ऋणायन के बाद आपने क्या सीखा कि आयनिक यौगिक किसे कहते हैं, और आयनिक यौगिकों को नामकरण, आयनिक यौगिकों का नामकरण किस तरह से किया जाता है। और साथ ही साथ आपने बहुत सारे आयनिक यौगिकों का नाम लिखा। और ध्यान दीजिएगा, जिस तरह से हम नाम लिखते हैं, नाम से रासायनिक सूत्र बनाते हैं, उसी तरीके से सूत्र से नाम भी आप लिख सकते हैं। बस आपको इस तरीके से चलना होगा, ठीक है। तो इस आज की क्लास में बस इतना ही रखेंगे। आप इस वीडियो को कैसे समझ पाते हो, कैसे नहीं समझ पाते हो, आप हमको कमेंट के माध्यम से बताइए। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नॉलेज हो सके। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।